हेलो एवरीवन। मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर बात करें मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट की, तो मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही मेन जो है वो टॉपिक है, बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले इस मुता मैरिज का जो मेन मोटिव है पहले उसको जान लेते हैं, जिसका मेन मोटिव है सेक्सुअल प्लेजर को इंजॉय करना। इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है उपयोग या उपभोग। इंग्लिश में बोलते हैं इंजॉयमेंट। तो इंजॉयमेंट ही इसका मीनिंग है। और हैफनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि कानून में इसको आनंद के लिए विवाह कहा जाता है, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए जो शादी की जाती है, जो विवाह किया जाता है मुस्लिम्स में, उसको कहा गया है मुता मैरिज। ये एक अस्थायी विवाह होता है जिसमें पत्नी को दी जाने वाली जो मेहर की रकम होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होती है और विवाह का समय भी बिल्कुल फिक्स होता है कि चाहे वो 1 साल के लिए किया जाए, चाहे 1 महीने के लिए किया जाए, चाहे कुछ साल के लिए किया जाए। बट टाइम पीरियड और समय बिल्कुल फिक्स होगा, मेहर की रकम बिल्कुल फिक्स होगी। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस मुता मैरिज के बारे में ये है कि ये शिया विधि में ही मान्य होती है, वो भी अशना अशारिया जो स्कूल होता है, जो इसको मानने वाले लोग होते हैं उसमें ये मान्य होता है। सुन्नी विधि में ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है, वो ऐसे विवाह को वॉइड मानते हैं। तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि केवल शिया विधि ही इस तरह के विवाह को मान्यता देती है। और वो भी शिया विधि में भी कौन? अशना अशारिया। अशना अशारिया कौन थे, अगर आपको ध्यान हो जब हमने स्कूल्स पढ़े थे, जो 12 इमाम को मानते हैं। तो अशना अशरिया वाले ही इस विवाह को मान्यता देते हैं। अदरवाइज जो सुन्नी विधि है वो इसको मान्यता नहीं देती है। इतना अर्थ और इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर मुता विवाह जो मुता मैरिज होता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, अगर बात करें हम प्री इस्लामिक कंडीशन की, यानी जब तक इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, जब तक प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने इस्लाम को शुरू नहीं किया था, तो उससे पहले कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। केवल सेक्सुअल प्लेजर के लिए विमेंस का यूज़ किया जाता था और एक तरीके से उनके जो पेरेंट्स होते थे उनको पैसा देकर लड़कियों को कुछ समय के लिए रखा जाता था और कुछ समय के लिए उनसे सेक्सुअल प्लेजर लेके वापस से उनको उनके परिवार में भेज दिया जाता था। और कभी कभी क्या होता था कि जो लोग जो अरब निवासी थे, जब वो कभी कभी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए या युद्ध वगैरह के लिए जाते थे तो वे मुता विवाह जो है वो कर लेते थे। तो इस तरीके से ये जो मुता मैरिज की सिचुएशन है ये इस तरीके से अस्तित्व में आई। और धीरे धीरे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कंडीशंस में चेंज हुआ, तो समय बदलने के साथ साथ ही इसमें टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए अगर शिया विधि में ये विवाह किया जाएगा तो उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। चाहे वो 1 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 1 मास हो, लेकिन टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। और साथ ही इसमें जो मेहर है, जो मेहर की रकम है वो भी फिक्स होनी चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है मुता मैरिज की जो कंडीशन है वो बदल गई। और शिया विधि में इसको एक वैलिड विवाह माना जाता है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पीरियड में बात करें या इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस तरीके की मुता मैरिजेस का जो प्रचलन है वो बहुत ही ज़्यादा अब कम हो गया है, अब इतना ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन असेंशियल्स की कि जो मुता मैरिज है उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही निकल के आता है कि इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल सर्टेन होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। चाहे आप 1 साल के लिए मुता मैरिज करो या फिर 2 साल के लिए करो या 5 साल के लिए करो, तो
एक टाइम जो है ना एक फिक्स होता है, बिल्कुल टाइम। दूसरा, पक्षकार वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके हों, यानी कि जो शादी के पक्षकार हैं, जो भी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। और मुस्लिमों में मेजॉरिटी की एज कितनी है शादी वगैरह के लिए? 15 साल। तो वो बिल्कुल जो है वो मेजर होने चाहिए। तीसरा, उनकी जो सहमति है वो स्वतंत्र होने चाहिए, मतलब उनकी जो कंसेंट है वो एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए मुता मैरिज के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दबाव में या कपट में आकर या प्रेशराइज होकर इस शादी को करो, तो फिर वो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मेहर की जो धनराशि है उसका भी उल्लेख होना चाहिए, मतलब कि जो मेहर कितना दिया जाएगा, कितनी रकम दी जाएगी मेहर की, वो भी फिक्स होना चाहिए। जिस तरीके से टाइम फिक्स होता है उसी तरीके से इसमें मेहर की रकम भी फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्नियों की संख्या। मुस्लिमों में देखिए 4 बताई गई है कि एक मुस्लिम जो पुरुष है या मेल है वो 4 शादियां कर सकते हैं। बट मुता में ये नियम लागू नहीं होता, इसमें आप कितनी भी मुता मैरिजेस कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए किया जाता है ये जो मैरिज होती है। तो इसलिए इसमें पत्नियों की संख्या 4 है, ये कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, कितनी भी मुता मैरिजेस जो है वो की जा सकती है शिया विधि के में। अब इसके कुछ लीगल इफेक्ट देख लेते हैं। लीगल इफेक्ट को जानना भी तो बेहद ज़रूरी है ना। सबसे पहला ये है कि जो पक्षकार हैं उनके बीच में पारस्परिक उत्तराधिकार का जन्म नहीं होता। मतलब जो दो शादी के जो पक्षकार हैं, एक लड़का एक लड़की, जो आपस में मतलब मुता मैरिज करते हैं, तो उनका जो आपस में जो उनका उत्तराधिकार है, उनको एक दूसरे की प्रॉपर्टी में सक्सेशन नहीं मिलता है, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए मैरिज होती है और मेहर की रकम भी सब कुछ फिक्स होता है, तो आपस में वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी में उनको सक्सेशन नहीं मिलता है आमतौर पर, जैसे कि सही विवाह में होता है। संतान की अगर बात करें तो जो बच्चे होते हैं वो वैलिड माने जाएंगे। मुता मैरिज से जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो इलेगिटिमेट माने जाएंगे, नहीं, बच्चे जो होंगे वो लेगिटिमेट ही माने जाएंगे। तलाक जो है वो इसमें मान्य नहीं होता है, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए होता है शादी जो होती है। अब चाहे तो शेष अवधि को छोड़ भी सकते हैं, उसको बोलते हैं हिबाई मुद्दत। तो तलाक तो मान्य नहीं होता, बल्कि जो फिक्स टाइम के लिए अगर आपने शादी छोड़ दी तो उसको हिबाई मुद्दत कहा जाता है। पत्नी मुता मैरिज की जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस की भी मांग नहीं कर सकती हस्बैंड से, जैसे आमतौर पर महिला को मेंटेनेंस मिलता है जब वो निकाह करती है मुस्लिम मैरिज में, तो लेकिन मुता मैरिज में ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, सीआरपीसी 125 में ऐसी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, ये भी बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट है, पति निवास स्थान का प्रबंध करने के लिए भी बिल्कुल बाउंड नहीं है। पति पे किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मुता मैरिज की जो उसकी वाइफ है जिससे वो मुता मैरिज करता है उसके लिए वो निवास स्थान की भी व्यवस्था करे, रहने वगैरह का उसके लिए प्रबंध करे। अच्छा, खुद ही इसमें विवाह विच्छेद हो जाता है, क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है, 1 साल 2 साल 5 साल जितना भी टाइम होगा वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, तो खुद ही जो डाइवोर्स है वो हो जाता है। पत्नी मेहर की भी हकदार होती है। अब देखिए, अगर विवाह जो है वो उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो पत्नी लेगी पूरा मेहर, बट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो पत्नी को आधा मेहर मिलेगा। बट मेहर की जो रकम है वो फिक्स होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि निकाह और मुता विवाह में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है टाइम पीरियड का। निकाह जो होता है, जो मुस्लिम मैरिज होती है, जो सिंपली मुस्लिम मैरिज होती है, अगर हम मुता विवाह की बात ना करें तो वो एक मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता। विवाह कैसे खत्म होगा, या तो हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है। बट मुता मैरिज में टाइम लिमिट बिल्कुल फिक्स होती है। सबसे पहला अंतर टाइम लिमिट का है दोनों में। दूसरा, मान्यता का अंतर है। मान्यता से हमारा मतलब है क्या कि मुता को तो केवल शिया विधि ही मान्यता देती है, सुन्नियों में तो मान्यता नहीं मिलती उसको मुता मैरिज को। बट निकाह जो है मुस्लिम मैरिज, जो हम सिंपली मुस्लिम मैरिज की बात करें तो उसे शिया और सुन्नी दोनों मान्यता देते हैं। अगर सक्सेशन की बात करें तो मुता विवाह में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी में सक्सेशन नहीं रखते हैं, मतलब उन्हें कोई सक्सेशन नहीं मिलेगा। बट निकाह की अगर हम बात करें सिंपल मैरिज की मुस्लिमों में, तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी में सक्सेशन का दावा कर सकते हैं। तलाक की अगर बात करें तो सिंपली अगर आप इसमें देखो मुता मैरिज में तलाक तो मान्यता नहीं होती तलाक को, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तलाक मान्य नहीं होती। बट निकाह में अगर चाहे तो तलाक देकर विवाह को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद भरण पोषण,
निकाह में तो पत्नी को पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट मुता मैरिज में वाइफ जो होती है वो ऐसा नहीं कर सकती। अपने हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, बट सीआरपीसी 125 में वो कर सकती है। मेहर की बात करें तो निकाह में जो वाइफ है, जो निकाह की जो वाइफ होती है, वो भले ही इंटरकोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है या हस्बैंड की डेथ हो रही है तो पूरा पूरा मेहर पत्नी को मिलता है। बट मुता मैरिज में हमने क्या पढ़ा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वाइफ को पूरा मेहर मिलेगा, और अगर नहीं हुआ है तो वाइफ को आधा मेहर मिलेगा। तो लेकिन निकाह में ऐसा नहीं है, वाइफ जो होती है वो पूरा पूरा मेहर लेती है। अब हमने जैसे कि कहा था कि हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं शोहरत सिंह का केस 1915 का। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर निश्चित समय के लिए मुता मैरिज करके कोई भी मेल या फीमेल, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रहते हैं दो लोग, तो अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल के लिए शादी की थी, मुता मैरिज की थी, और वो 2 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है, अब भी वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही साथ साथ रहते हैं, तो फिर क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि अब उनके बीच में जो है वो निकाह हो चुका है। यानी कि फिर उसको मुता मैरिज नहीं माना जाएगा, फिर उसको निकाह मान लिया जाएगा, एक परमानेंट मैरिज उसको मान ली जाएगी। नेक्स्ट आता है अमानुल्लाह हुसैनी वर्सेस राजम्मा 1977। अब ये केस भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो शिया पुरुष है, जो शिया मेल है, वो किसी भी किताबिया से मुता विवाह कर सकता है। किताबिया से यहाँ पे मतलब है किसी ईसाई लेडी से, किसी यहूदी से, या फिर किसी पारसी लेडी से कर सकता है, लेकिन किसी हिंदू स्त्री से या किसी अन्य धर्म की स्त्री से वो शादी नहीं कर सकता, मुता मैरिज नहीं कर सकता। और जो अगर आप मुस्लिम स्त्री की बात करो तो वो किसी भी गैर मुस्लिम से मुता मैरिज नहीं कर सकती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कोर्ट ने इन केसेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है मुता मैरिज का वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।